दोस्तों 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी दुनिया के थर्ड रिचेस्ट आदमी गौतम अडानी पर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और उस रिपोर्ट में ये कंपनी अडानी के ऊपर कुछ बहुत बड़े एलिगेशंस लगाती है, जैसे स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड, जिसका नतीजा ये होता है कि अडानी पहले तो थर्ड रिचेस्ट से फोर्थ पर पहुंचते हैं, फिर एट्थ, और मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 24th नंबर पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट आने से पहले जहां इनका नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर था, रिपोर्ट आने के बाद गिरकर लगभग 50 मिलियन डॉलर हो गया। अडानी ग्रुप को सिर्फ 3 दिन में 65 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया और 10 दिन में लगभग 118 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। लेकिन ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी क्या है और इसने अपनी रिपोर्ट में अडानी पर क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं और अडानी की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर क्या रिस्पॉन्स आया है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। Hindenburg Research, and they came out with a report. Adani Group says the report was, quote, maliciously mischievous and unresearched. Adani Group अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर 413 पन्नों का जवाब सौंपा है। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जिसे 2017 में नाथन एंडरसन नाम के आदमी ने फाउंड किया था। दोस्तों इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखने के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल दोस्तों हिंडनबर्ग एक जर्मन पैसेंजर एयरशिप थी। हालांकि ये एयरशिप आपको आज के ज़माने में इतनी देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये उस दौर में काफ़ी कॉमन हुआ करती थी। तो ये हिंडनबर्ग डिजास्टर 1937 में हुआ था, जब इस पैसेंजर एयरशिप में आग लग जाती है और इस इंसिडेंट में लगभग 35 लोगों की मौत हो जाती है। हिंडनबर्ग कंपनी के अनुसार ये एक टोटली मैन मेड डिजास्टर और टोटली अवॉइडेबल डिजास्टर था, यानी इस डिजास्टर को होने से रोका जा सकता था। इसीलिए नाथन एंडरसन ने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी खोली, जिसका काम था फाइनेंशियल मार्केट में रिसर्च करके हिंडनबर्ग जैसे मैन मेड डिजास्टर को होने से रोकना। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार ये फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में स्पेशलिटी रखते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंडनबर्ग फर्म किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करके उसे एक्सपोज तो करती ही है, लेकिन ये उस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग करके पैसे भी कमाती हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। दरअसल दोस्तों वैसे तो लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़े और उन्हें प्रॉफिट हो, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में इसका अपोजिट होता है। इसमें जब शेयर्स की वैल्यू कम होती है तब इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है। यहाँ मैं शॉर्ट सेलिंग के डीप में नहीं जाऊँगा, वो एक स्टॉक मार्केट का टर्म है, लेकिन इसे मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एक कंपनी है, उसके एक स्टॉक की वैल्यू 1000 रुपये है, तो शॉर्ट सेलर उसके स्टॉक्स बोरो कर लेगा। ध्यान रखें कि यहाँ शॉर्ट सेलर स्टॉक्स खरीदता नहीं है बल्कि बोरो करता है। इसका मतलब है कि उसे ये स्टॉक्स कुछ समय के बाद वापस करना होंगे। अब मान लेते हैं कि शॉर्ट सेलर ने 10 स्टॉक्स बोरो करे जिसकी कीमत होगी 10,000 रुपये। फिर शॉर्ट सेलर ये स्टॉक्स मार्केट में बेच देता है 10,000 रुपये के लिए। फिर जब इन स्टॉक्स की वैल्यू गिरेगी और मान लेते हैं कि एक स्टॉक की वैल्यू 1000 रुपये से घटकर 800 हो जाती है, तो फिर शॉर्ट सेलर 8000 के 10 स्टॉक्स खरीद के वापस कर देगा और 2000 उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और इस तरह एक शॉर्ट सेलर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाता है, लेकिन ये प्रॉफिट तभी होगा जब स्टॉक की वैल्यू घटेगी। यानी हिंडनबर्ग पहले किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर उसका फ्रॉड एक्सपोज करती है और उस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग कर देती है। फिर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है और पब्लिक को बताती है कि इस कंपनी में क्या फ्रॉड चल रहा है, जिससे उस कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाती है और हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा बना लेती है और इसी तरह से ये कंपनी पैसा कमाती है। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सब लोग इतना विश्वास क्यों करते हैं, तो इसके लिए हमें इस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड के बारे में जानना होगा। दरअसल दोस्तों 2017 से जब से ये कंपनी बनी है तब से इसने कई सारी कंपनियों पर फ्रॉड के एलिगेशंस लगाकर शॉर्ट सेलिंग की है। कुछ बड़ी कंपनी जिन पर शॉर्ट सेलिंग हुई है वो है निकोला, WINS फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन और ऐसी बहुत सी कंपनी हैं। सितंबर 2020 में हिंडनबर्ग निकोला कंपनी पर एक रिपोर्ट रिलीज करती है। निकोला के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कंपनी से रिजाइन कर देते हैं। कंपनी के स्टॉक्स 94% तक कोलैप्स कर गए और कंपनी की मार्केट वैल्यू जहाँ 34 बिलियन डॉलर थी वो गिरकर लगभग 1.3 बिलियन डॉलर रह गई। जून 2020 हिंडनबर्ग जीनियस ब्रांड्स के ऊपर रिपोर्ट निकालती है। एक समय जहाँ कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 6.86 डॉलर थी, वो लगभग 2 महीने में 1.5 डॉलर पर शेयर रह गई और यहाँ लगभग 80% तक गिरावट देखी गई। मई 2020 हिंडनबर्ग चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कंपनी पर रिपोर्ट निकालती है। रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के शेयर लगभग 90% तक गिर जाते हैं।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 से हिंडनबर्ग ने लगभग 30 कंपनियों को टारगेट करा है और ये देखा गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के अगले ही दिन इन कंपनियों के स्टॉक्स की वैल्यू ऑन एवरेज 15% तक गिर गई और लगभग 6 महीने में स्टॉक्स की वैल्यू ऑन एवरेज 26% गिर गई। अडानी ग्रुप के अंदर मेजर 7 स्टॉक लिस्टेड कंपनीज हैं और ये सातों कंपनीज अलग अलग सेक्टर में फैली हुई हैं। अडानी एंटरप्राइजेज जो माइनिंग और कोल और आयरन ओर के ट्रेडिंग में एंगेज है। अडानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती है, इसमें विंड और सोलर पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट होती है। अडानी पोर्ट जो पोर्ट्स की कंपनी है, ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट्स कंपनी है। अडानी पावर जो पावर जनरेट करती है, ये भी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन कंपनी है। अडानी ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन करती है। अडानी विल्मर जो एक ज्वाइंट वेंचर है अडानी एंटरप्राइजेज और विल्मर इंटरनेशनल का, ये एडिबल ऑयल्स की ब्रांड फॉर्च्यून का ओनर है। और अडानी टोटल गैस जो कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये इंडस्ट्री और रेसिडेंशियल दोनों कस्टमर्स को सर्व करती है। अब दोस्तों जानते हैं कि हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट में क्या है जो उसने गौतम अडानी पर निकाली है और उसने अडानी पर क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं। जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने अडानी पर निकाली है उसका टाइटल है हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, यानी कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। हिंडनबर्ग के अनुसार इन्हें ये रिपोर्ट बनाने में लगभग 2 साल का समय लगा और इस दौरान इन्होंने कई जगह ट्रैवल करा, कई सारे लोगों से बात करी और कई डॉक्यूमेंट देखे और रिव्यू करे, जिसके बाद इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी। ये रिपोर्ट 106 पेजेस की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने कई सालों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं और इनसे 88 क्वेश्चंस भी पूछे हैं। मैं पूरी रिपोर्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ कुछ मेन एलिगेशंस बता देता हूँ। हिंडनबर्ग ने सबसे पहले टारगेट किया गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को। रिपोर्ट में कहा गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इन्हें 2004-2005 में एक्यूज किया था और सब्सिक्वेंटली ये 2 बार अरेस्ट भी किए जा चुके हैं ओवर एलिगेशंस ऑफ कस्टम्स टैक्स इवेशन। इनकी ऐसी हिस्ट्री देखते हुए भी इन्हें अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। फिर आरोप लगाया गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा के ऊपर कि इन्हें भी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक्यूज किया था फॉर बीइंग अ रिंग लीडर ऑफ अ डायमंड ट्रेडिंग स्कैम। इनकी ऐसी हिस्ट्री देखते हुए इन्हें प्रमोट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन। फिर रिपोर्ट में आरोप लगाया गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के ऊपर। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्होंने विदेश में रहकर शेल कंपनीज बनाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंडनबर्ग ने 38 मॉरिशस शेल एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया है जो विनोद अडानी और उनके क्लोज एसोसिएट्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं। और भी कई कंपनीज विनोद अडानी के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं जो साइप्रस, यूएई, सेवरल कैरिबियन आइलैंड्स और सिंगापुर में हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि शेल कंपनीज क्या होती हैं। तो शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ पेपर पर होती हैं और उनका कोई रियल ऑपरेशन नहीं होता। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि विनोद अडानी की ये शेल कंपनीज अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं। पर अब आपके मन में आया होगा कि इसमें दिक्कत क्या है अगर कोई कंपनी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई लिस्टेड कंपनी कैसे भी करके अपने सारे शेयर्स पर कंट्रोल कर ले तो वो डिमांड एंड सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकती है। और जब डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो उस कंपनी के लिए शेयर्स की वैल्यू भी कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ही उसे अमीर और गरीब बनाती है। इसलिए इंडिया की स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रूल बनाया है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी 75% से ज्यादा शेयर्स खुद नहीं रखेगी और कम से कम 25% शेयर्स पब्लिक के पास होना चाहिए जिससे मार्केट फेयर तरीके से चल सके। लेकिन हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप इस सेबी के रूल को तोड़ रहा है और 75% से ज्यादा शेयर्स खुद रख रहा है, लेकिन वो इन शेल कंपनीज के द्वारा ये दिखा रहा है कि ये आम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज ने सेबी के इस रूल को तोड़ा है और वो सेबी के 75% की लिमिट को क्रॉस कर चुकी हैं। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप शेल कंपनीज के द्वारा अपनी स्टॉक प्राइस को बढ़ाता है जिससे उसके स्टॉक के प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ जाते हैं। जैसे हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि कैसे कुछ मॉरिशस शेल कंपनीज का सिर्फ यही काम है कि वो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करें। इसमें आप देख सकते हैं कि एपीएमएस के $2.3 बिलियन के एसेट्स में से 99.4% अडानी ग्रुप में हैं। ओवल इन्वेस्टमेंट्स के तो 100% एसेट्स अडानी ग्रुप में हैं। ये कंपनीज कहीं और पैसा लगा ही नहीं रही हैं और इनका काम सिर्फ अडानी ग्रुप में पैसा लगाना है। लेकिन हिंडनबर्ग ने यहाँ दिखाया है कि किस तरह और कैसे अडानी ग्रुप में पैसा घूम रहा है शेल कंपनीज के थ्रू। एक और एलिगेशन जो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाया है वो ये है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज ने बहुत कर्ज ले रखा है। ये दिखाने के लिए हिंडनबर्ग ने करंट रेशियो का टेबल दिखाया है। इसमें अडानी ग्रुप की कंपनीज का करंट रेशियो दिखाया गया है। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लिएबिलिटीज।
हिंडनबर्ग ने दिखाया कि अडानी ग्रुप की 5 कंपनीज का करंट रेशियो 1 से कम है। इसका मतलब है कि उनके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से कम है। इसका मतलब है कि कंपनी ने जो उधार ले रखा है, अगर वो उधार कंपनी से वापस लिया जाए तो वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने एसेट्स को बेचकर भी वो उधार दे सके। जैसे अडानी टोटल गैस का करंट रेशियो 0.2 है। इसका मतलब है कि इसने अपने एसेट्स से 5 गुना ज्यादा उधार ले रखा है, और अगर उससे यह उधार वापस लिया जाए तो वो इस स्थिति में नहीं है कि वो उसे वापस कर सके। इस 106 पेज की रिपोर्ट के रेस्पॉन्स में अडानी ग्रुप 413 पेजों का रिस्पॉन्स देता है। हालांकि वो अलग बात है कि इन 413 पेजों में से एक्चुअल रिस्पॉन्स लगभग 54 पेजेस में ही है, बाकी सब में एनेक्सर्स हैं। इस रेस्पॉन्स में अडानी ग्रुप कहता है कि ये ना सिर्फ अडानी पर बल्कि पूरे इंडिया पर एक कैलकुलेटेड अटैक है। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बेसलेस बताते हैं। ये उन 88 क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं कि 65 क्वेश्चंस तो पब्लिक में ऑलरेडी डिस्क्लोज हैं और 18 क्वेश्चंस पब्लिक शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं। इनका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, और बाकी 5 क्वेश्चंस बेसलेस हैं और इमेजिनरी फैक्ट पैटर्न्स पर बेस्ड हैं। इसके रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग का रिस्पॉन्स आता है कि अडानी ग्रुप ने हमारे क्वेश्चंस को ठीक से आंसर नहीं किया है। इंडिया पर अटैक को लेकर हिंडनबर्ग कहता है कि वी बिलीव इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एन इमर्जिंग सुपर पावर विद एन एक्साइटिंग फ्यूचर। हिंडनबर्ग इंडिया के डेमोक्रेसी ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उसका टारगेट सिर्फ अडानी ग्रुप है। पर हिंडनबर्ग अपने रिस्पॉन्स में कहता है कि फ्रॉड होता है, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे वेल्थिएस्ट इंसान ही क्यों ना करे। हिंडनबर्ग कहता है कि फ्रॉड कैन नॉट बी ऑब्फस्केटेड बाय नेशनलिज्म और अ ब्लोटेड रेस्पॉन्स दैट इग्नोर्स एवरी की एलिगेशन वी रेज्ड। अब दोस्तों यहाँ देखना होगा कि अडानी ग्रुप के साथ जो हो रहा है उससे इंडियन इकोनॉमी पर कितना असर पहुंचेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।